वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं जो आपका वीएससी सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल राइट्स, इसकी जो यूनिट 3 है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मैं आपको बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉल साइंस ऑनर्स और बीए प्रोग्राम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, माय यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 आप टाइप करके ज्वाइन कर लें, आपको सारे नोट्स की पीडीएफ इसी ग्रुप में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 मैंने आपको पढ़ा दी है। आज यूनिट 3 कंप्लीट करवाकर सिलेबस खत्म कर देंगे हम, क्योंकि ज्यादा बड़ा सिलेबस आपका था नहीं। देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियोसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। हम थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया की तरफ जाएंगे ड्यूटीज को समझने से पहले। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा टॉपिक है, बट उसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें एंशिएंट इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्म धर्म क्या होता है। धर्मा जिसको हम ये भी कहते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ राइटियोसनेस, ये हम ये कह सकते हैं कि धर्म को सबसे सुप्रीम माना गया पुरुषार्थास में। और हमारे यहाँ पर जो हम धर्म जिस चीज को कहते हैं वो आप रिलीजन को मत समझो, क्योंकि वेस्टर्न जो लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, वो तो धर्म का मतलब रिलीजन समझते हैं। पर हमारे में अगर आपने सुना हो कि राजा का यह धर्म होता है, यह राज धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म जो है ये रिलीजन वाला धर्म नहीं है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। द वर्ड रिलीजन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट रेलिगर विच मीन्स टू कनेक्ट। रिलीजन वर्ड कहां से आया है? लैटिन है ये, ठीक है, जो कि लैटिन वर्ड रिलीगर से आया है, जिसका मतलब होता है कनेक्ट करना। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि रिलीजन तो एक ऐसी चीज है, एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन को गॉड से कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है जो हम पढ़ने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारा धर्म है वो संस्कृत से आया है, उसका रूट जो है ध्र, ठीक है, जो कि ये कहता है कि धर्म की बहुत सारी मीनिंग्स हैं, बहुत सारी मीनिंग्स हैं। इसमें आप ये भी समझ सकते हो कि ये आपको सच्चाई के बारे में बताता है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि एसेंशियल फाउंडेशन ऑफ समथिंग और ऑफ थिंग्स इन जनरल एंड थस सिग्निफाइज ट्रूथ, ठीक है, सच्चाई। एंड इट इज दैट विच इज एस्टेब्लिश्ड कस्टमरी प्रॉपर एंड देयरफॉर मींस ट्रेडिशनल और सेरेमोनियल। ये एक बंदे की ड्यूटी है। जो धर्म होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे कि एथिकल, मॉरल, और ये आपकी ड्यूटी है जो आपको करनी ही करनी है। समझ में आ रहा है आपको? थ्रू रिलीजियस अथॉरिटी। अगर मैं आपको बताऊं कि धर्म, सिंपल सी भाषा में यहाँ पर हमें इतना समझ में आ रहा है कि एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बंदे की ट्रेडिशनल ड्यूटी है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। जो वर्ड धर्म है वो आगे आने वाले टाइम में बहुत अलग अलग इसके मीनिंग्स आते रहे, बहुत अलग अलग इसके मीनिंग्स आते रहे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि धर्म के अलग अलग यहाँ पर जो कुछ मीनिंग्स आए, कुछ फॉर्म्स आई। जैसे था सामान्य धर्म, ये कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिवर्सल है नेचर में, जैसे कि सच बोलना, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग। समझ आ रहा है आपको? एथिकल, मॉरल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं धर्म के अंदर। राजधर्म यानी कि एक राजा की ड्यूटीज, स्त्री धर्म यानी कि एक विमेन की ड्यूटीज, दाम्पत्य धर्म यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ की ड्यूटीज, वर्ण धर्म यानी कि एक वर्णा सिस्टम जो पूरा चलता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला, उसके अंदर जो ड्यूटीज होती थी। आश्रम धर्म यानी कि लाइफ की अलग अलग स्टेजेस होती हैं जो, उसके लिए ड्यूटीज। आपद धर्म यानी कि जब इमरजेंसी पीरियड आता है, क्राइसिस आता है, उस टाइम पे जो धर्म होता है वो आपद धर्म है। ये हमारा जो टॉपिक था, क्या पूछ रहा था भाई हमसे कि एंशिएंट इंडियन नोशंस क्या है राइटर्सनेस के, और हमें शुरू से ही हमारे एंशिएंट इंडिया में बताया गया है हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बताऊंगा। आर्टिकल 51A, जो कि ए से लेकर के तक जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं।
सो देर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन सभी को ये ड्यूटीज बताई जाती हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, हमारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं गवर्नमेंट के उनकी रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की आपको रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमारे जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं भाई, उनको हम हमेशा सराहना चाहिए, हमें उनको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे देश की सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, हमें एकता, अखंडता, हमें अपनी कंट्री को बचाना है, और अगर जरूरत पड़ती है कि देश की सेवा करने की, सो हमें हमेशा आगे रहना चाहिए इसमें। हमें हमेशा भाईचारा, ब्रदरहुड, हार्मनी, प्यार, ये सब सभी अलग अलग रिलीजन्स के बीच में, अलग अलग सेक्शंस के बीच में हमें ये एक भाईचारा और प्यार रखना चाहिए। हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। हमें विमेन की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है यहाँ पर, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी संस्कृति को बचा के रखो, उसकी कद्र करो, प्रोटेक्ट करो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, हमारे जंगल को, हमारे लेक्स को, हमारे रिवर्स को, हमारी वाइल्ड लाइफ को, समझ में आ रहा है, हमारे लिविंग क्रिएचर्स को। और टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। और हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भाई स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, बच्चे सरकारी स्कूल समझकर क्या करते हैं, तोड़ देते हैं प्रॉपर्टीज को, पंखे मोड़ देते हैं। वॉयलेंस ना करिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाइए। बहुत लोग रेलवे में आग लगा देते हैं। और इसके अलावा टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट भाई हमें हमेशा इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी आगे बढ़ते रहना है, ताकि हमारा देश लगातार ऊंचाइयों को छुए। हु इज अ पेरेंट, अगर कोई पेरेंट है या गार्जियन है, उसको हमेशा, अगर उसका कोई बच्चा है 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में, उसको जरूर एक प्राइमरी एजुकेशन दिलवानी चाहिए अपने बच्चे को। फिर यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लीगल स्टेटस क्या है। भाई ये मैंने आपको ए से लेकर के तक बता तो दी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे सिलेबस में हमें कहा गया था कि हमें पढ़नी है। अब इसका लीगल स्टेटस क्या है, इसको क्या आप एनफोर्समेंट को, मतलब इसके एनफोर्समेंट को लेकर क्या बातें आती हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन एनफोर्सेबल, इसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते, इसके लिए आप कोई जस्टिस के लिए भी नहीं जा सकते हो, नॉन जस्टिफिकेबल है ये, ठीक है। और कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि डायरेक्ट ये कहता हो कि इन ड्यूटीज को इन्फोर्समेंट इनकी करनी ही करनी है। इसका मतलब है किसी भी सिटीजन को पनिश नहीं किया जा सकता। भाई ये हमारे कर्तव्य हैं यार, अपने तिरंगे का सम्मान करना, अपने देश का सम्मान करना, अपने यहाँ की सरकारी संपत्ति का सम्मान करना। अगर कोई बंदा ये भी नहीं कर सकता तो वो एक नागरिक हो ही नहीं सकता। सो इसके लिए कोई अलग से पनिशमेंट नहीं बना सकते हम कि आप नेशनल एंथम का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो। भाई ये तो एक एक हमारे अंदर देशभक्ति होती है जो हर किसी को सम्मान करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए तो आप जा सकते हो भाई कोर्ट में अगर आपके साथ कुछ होता है, लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं उसके लिए आप नहीं जा सकते। और ऐसे ही जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसको आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, और इसके अलावा कोई आपको पनिश नहीं कर सकता अगर आप इसको नहीं मानते। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब जरूरत पड़ी कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज को मानना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस निकाला 1998 में, और गवर्नमेंट को ये बोला कि एक ऐसा प्लान बनाओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश के सिटीजन्स को सिखाई जाए, पढ़ाई जाए। और इसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे जस्टिस जे.एस. वर्मा, और कमेटी का नाम ही यही है कि वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। ये पूरा अच्छे से कैसे लोगों को एजुकेट करना है, कैसे लोगों को पढ़ाना है कि लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करें, उनको माने, इसके लिए बनाई गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी सोसाइटी की फाउंडेशन को, हमारे देश की फाउंडेशन को मजबूत करती है, लेकिन सिर्फ हल्के फुल्के कानून बनाने से कुछ नहीं होता, एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है।
सो आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि दैट इज पॉसिबल इफ फेवरेबल एटीट्यूड्स एंड कमिटमेंट टू ओबे ड्यूटीज आर क्रिएटेड। सिटीजन्स के अंदर का एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई हमें इस ड्यूटीज को मानना है। सो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही वर्मा कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद कुछ ऐसे एक्ट्स लाए गए जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ड्यूटीज भी आ जाती हैं इन्हीं के अंदर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसके अनुसार ये कहा जाता है कि अगर इंडियन पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर्स का कोई भी मेंबर करप्ट पाया जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा है द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट। 1967 में ये आया कि अगर कोई भी, ठीक है, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री मस्ट बी बैंड इन व्यू ऑफ मेकिंग अ पीसफुल एंड स्टेबल सोसाइटी। फिर आता है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। जो भी ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, जो कि ऐसा करते हैं अनटचेबिलिटी वगैरह और ये सब करते हैं, उनको पनिश किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जंगली जानवर उनको बचाना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कहता है कि अगर एनिमल्स की आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बेच रहे हो, इलीगल है वो भी भाई, ठीक है। और द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल हॉनर एक्ट, भाई ये एक पूरा कानून है। अगर आप नेशनल एंथम की तौहीन करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, नेशनल फ्लैग की अगर कुछ आप तौहीन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप कुछ करते हैं, सो आपको पूरी तरीके से उसकी सजा मिलेगी भाई। अब आप समझ रहे हो, ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर कानून कुछ लाकर और ऐसा कुछ किया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसमें यह बताया गया कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उनको अगर कोई भी कुछ डिस्ट्रक्शन करता है सो भाई उसके लिए भी पूरी कड़ी से कड़ी सजा है। सो ये सारे कानून इसीलिए बनाए गए क्योंकि भाई नेशनल ड्यूटीज तो क्या है, किसी को पनिशमेंट दिला नहीं सकती। सो सरकार ने ये कुछ कानून बनाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी एंड वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।